हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आप अपना पीटीई या आईएलटीएस में राइटिंग का स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो राइटिंग का सबसे जो आप कह सकते हैं एसेंशियल पार्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमा। सबसे आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और ये आपको आप इसको वीडियो को एंड तक देखना। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देखिए, जैसे हम अगर आप मेरी ये स्क्रीन देख रहे हो तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा है लेट्स कुक हैरी, और दूसरा सेंटेंस भी मैंने यही लिखा है लेट्स कुक हैरी। अब दोनों में एक फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इस बात का है, एक में मैंने कॉमा डाला है, एक में मैंने कॉमा नहीं डाला। लेकिन ये कॉमा ने इसकी सारी की सारी जो है मीनिंग चेंज कर दिया है। जैसे कि हम कह रहे हैं लेट्स कुक हैरी विदाउट कॉमा, कि हम हैरी को कुक कर दें, कि हैरी को ही हमने कुक करना है। लेकिन अगर मैंने कॉमा डाल दिया तो मैं हैरी को ये कह रहा हूं, हैरी आओ कुछ कुक करे। सो आपने देखा कि ये एक एग्जांपल में कि कॉमा कितना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका इंग्लिश का। ठीक है, अब कॉमा जैसे यूज करना है, हमने कॉमा यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इंग्लिश में कितने तरह के सेंटेंस करते हैं। सॉरी। तो हम सबसे पहले करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, कॉमा के लिए ये एसेंशियल पार्ट है। अगर कॉमा को समझना है तो हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझने ही पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या आता है? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा, सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट नहीं है या वर्ब नहीं है वो सेंटेंस नहीं होगा, वो सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है, दैट इज नोन एज फ्रेज। चलो हम वापस अपने सिंपल सेंटेंस में आते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये देखो मैंने लिखा हुआ है ऑप्शनल। ये ऑप्शनल का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जॉन प्लेज फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेलता है। अगर मैं कह दूं जॉन प्लेज तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, क्योंकि इसमें फुटबॉल लिखूं ना लिखूं आप समझ गए कि जॉन खेल रहा है। ठीक है, हम यूज करते हैं नॉर्मली इंग्लिश में, ये यूज करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। अब दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही सेंटेंस में है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑप्शनल। अब दो सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ये सेंटेंस है जॉन एंड मैरी गो टू स्कूल। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? दो है, और जो वर्ब है एक है, और ऑब्जेक्ट स्कूल है। अब दूसरा एक और टाइप आ गई, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट दो वर्ब। इसको कैसे कर रहे हैं? जॉन रन्स टू स्कूल बट वॉक्स बैक होम, कि मीन जॉन भाग के स्कूल जाता है और वापस पैदल आता है। तो दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट दो इसमें वर्ब है। दिस इज वेरी सिंपल। इसमें हम कॉमा ही यूज कर रहे हैं। कॉमा यूज करते हैं हम सिंपली नाउन्स को अलग करने के लिए, जैसे ब्रेड कॉमा बटर कॉमा बिस्किट एंड मिल्क। ठीक है, इसी तरह दो वर्ब्स को करने, रीड रन एंड स्विम। रीड एंड रन में ये वर्ब है और इसमें कॉमा पड़ जाता है। ये बहुत ज्यादा सिंपल सेंटेंस है, इसमें कॉमा की सिर्फ इतनी की यूसेज है जितनी की हमें सिर्फ नाउन्स और वर्ब्स को सेपरेट करने में होती है। अब आ जाता है कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, दिस इज very important, and this we are using this type of sentences in our writing tasks, that is summarize written text। तो आप इसको, जो पीटी के स्टूडेंट है वो आप इसको ध्यान से देखो, इसकी यूसेज जो है आपको समझ आ जाएगी, तो आप उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं करेंगे। टेम्पलेट्स ना, अब आप ये भूल जाओ कि टेम्पलेट चलेंगी। ये इस टाइम पे पीटी टेम्पलेट को स्कोर नहीं दे रही। आपके स्कोर, अगर आप टेम्पलेट वगैरह यूज करते हो, राइटिंग निकलती नहीं है बच्चों की, मैं ये नोट कर रहा हूं। तो आप बेसिक इंग्लिश है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको सर आधा घंटा लगता है, उसमें आपकी ये हमेशा के लिए आपकी जो प्रॉब्लम है दूर हो जाती है। सो कंपाउंड सेंटेंस में देखो होता क्या है। कंपाउंड सेंटेंस एक फॉर्म है जो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के बनता है। देखो, मैरी कुक्स जॉन प्लेस, मैं इसको लिख दूंगा। इसको हमने जोड़ना किससे? अब ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमने जोड़ना है। अब जब जोड़ लेंगे तो ये जो है कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अब जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। कंजंक्शन होती है, कंजंक्शंस कई तरह की होती है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, जिसको हम, आपने भी जो पीटी स्टूडेंट है आपने सुना होगा फैन वॉइस लगा दो। तो फैन वॉइस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को ही कहते हैं। फैन का एफ
वो का मतलब फॉर, एंड का मतलब, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, और मींस आपको पता है वाई, येट, एस, सो। ठीक है, ये सारा फैन वॉइस है। ये जो हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अगर हमें ये पता है तो हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ लेते हैं, जैसे मैरी कुक्स एंड जॉन प्लेस। अब मैरी कुक्स बट जॉन प्लेस, ये देखो फैन बॉय के साथ हम दो सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब और दूसरा भी सब्जेक्ट वर्ब है, उसको हमने बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दी। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान रखना है, जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे, हमने जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फैन बॉय है उसके आगे हमने कॉमा लगाना। ये देखो नोट दिया हुआ है मैंने, वी ऑलवेज यूज कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमारा रूल क्या बन जाता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इससे पहले प्लस हमने क्या डालना है, कॉमा। ये कॉमा, ये हमने प्लस किया, फिर हमारा आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कॉमा लगाना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आगे बहुत जरूरी है, और ये हम गलती कई बार उसमें कर देते हैं। जो समराइज रिटन टेक्स्ट है, दिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस राइट समराइज रिटन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो चीज है, अब आपने देखा होगा कि हम ये एंड यूज कर रहे हैं और बट यूज कर रहे हैं। बट भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन अगर आप इस जो मेरे पहले वाले में जाएं, तो यहां पे मैंने बट यूज किया सिंपल सेंटेंस में, जॉन रन्स टू स्कूल बट वॉक्स बैक होम। अब मैंने बट के आगे कॉमा नहीं लगाया, तो ये क्या गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला क्या कहता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करने का, उसमें कहता है कि जब मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करनी है, उससे पहले भी सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, उसके बाद भी सब्जेक्ट वर्ब मींस कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। जबकि यहां पे जो बट वॉक्स बैक होम जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है बट के आगे, सो हमने यहां कॉमा नहीं लगाना। और इसी तरह हम कह रहे हैं कि एंड के आगे कॉमा, आपने कभी एंड के आगे कॉमा देखा ही नहीं होगा। अब क्या ये देखो, ये मैंने सारा यहाँ पे दिया हुआ, बिकॉज इट इज ए सिंपल सेंटेंस। जो मैंने ऊपर वाला समझाया जॉन रन, यहाँ मैंने आपको सारा का सारा क्लियर किया हुआ। ये देखो, इसमें जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाई है, ठीक है, बट वाली। अब आगे आ गया एंड के केस में। अब एंड में हम तो कॉमा नहीं लगाते, जैसे ब्रेड बटर एंड बिस्किट, एंड के आगे कॉमा कहां लगता है? जैसे ये दो जो है तीन नाउन है। अब रन एंड स्विम यहां भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एंड के आगे भी सब्जेक्ट वर्ब होगा और एंड के पीछे भी सब्जेक्ट वर्ब होगा, तो हमने इसको कॉमा लगाना है। ठीक है, तो हमारा जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में काम आता है। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दीज आर फैन बॉयज, और फैन बॉयज जब भी यूज करने हैं उनके आगे कॉमा लगाना है हमने। ठीक है, तो ये हमारा जो है जो टास्क है समराइज रिटन टेक्स्ट, इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब आ जाता है जो थर्ड फॉर्म है, वो हमारी कंप्लेक्स सेंटेंस है। और कंप्लेक्स सेंटेंस हम कहाँ यूज करते हैं? हम आईएलटीएस में, ऐसे में, पीटी के ऐसे में अगर हम कंप्लेक्स सेंटेंस यूज करेंगे तो हमारा स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और इसके लिए कंप्लेक्स सेंटेंस में हम अलग तरह के कंजंक्शंस यूज करते हैं, दोज आर नोन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, ऑल्दो, डिस्पाइट, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से पहले हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, ये यूज कहां होते हैं और कॉमा का इसमें क्या रोल है। देखो, अगर मैं एक बोलता हूं जॉन डिड नॉट गो टू ऑफिस, जॉन ऑफिस नहीं गया था, तो ठीक है, ये दिस इज कंप्लीट सेंटेंस, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब कुछ है। अब हमें इसके लिए आगे कुछ रीजन देना हमारी मर्जी है, नहीं देना तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं, सिंपल मैं बोल के रख दूं बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो हमें सामने वाले को ये होगा कि यार इसको कंप्लीट तो करो, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, आगे क्या? तो इस जो बिकॉज इट वॉज रेनिंग है, इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूरी होता है, कोई ना कोई आगे सेंटेंस जरूरी होता है या फ्रेज जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको कहते हैं हम, जो पहले वाला था और इसको, अब दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए अगर मैं बोलूं बिकॉज इट वॉज रेनिंग जॉन डिड नॉट गो टू ऑफिस, तो ये ठीक है, क्योंकि इसको इसकी जरूरत है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए।
जिसको जरूरत होती है किसी और सेंटेंस की या और फ्रेज की जरूरत करने के लिए, तो उसको कहते हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और अब मैं बोलता हूं जॉन डिड नॉट गो टू ऑफिस, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको आगे कंप्लीट करने की किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अब मैं इस तरह सेंटेंस बना सकता हूं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग जॉन डिड नॉट गो टू ऑफिस, लेकिन मैंने इसके आगे रॉन्ग लिखा हुआ है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि इसको ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, वो पहले आ गई, तो मैंने इसके आगे कॉमा लगाना था। ठीक है। अगर मैं इसको कॉमा नहीं यूज करना तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मैं पहले यूज करूंगा, जॉन डिड नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज इट वाज रेनिंग। इसमें कॉमा की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले यूज की और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में यूज की। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, बिकॉज इट वाज रेनिंग जॉन डिड नॉट गो टू ऑफिस। ये देखो, मैं इसको अगर मैं इसको लिखूं, इसको करेक्ट फॉर्म इसकी क्या होगी मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ये मैंने, अगर मैं इसको लिखता हूं तो इसके आगे मैंने कॉमा लगाया, देन इट विल बी द करेक्ट फॉर्म। ये करेक्ट है। अगर आपने, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आपने डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखी है तो आपने कॉमा यूज करना ही करना है। इंडिपेंडेंट क्लॉज आगे आ रही है, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस एंड में आ रही है। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने लिखनी है पहले तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और आपको मैं इस तरह के वीडियोस जो आपको आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, मैं आगे भी शेयर करूंगा। सो प्लीज स्टे इन टच और इसको, मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब कर लें।